हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और आज हमारा टॉपिक होगा संविधान का विकास क्रम। कैसे रहा, क्या क्या रहा, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कल फर्स्ट क्लास में हमने ये देखा था कि भैया संविधान बना कैसे, संविधान का विचार शुरुआत में कैसे आया और हमने संविधान में क्या क्या लिया। ठीक है, ये सब चीजें हमने कल देखा था। संविधान बनाना कोई एक ही दिन का खेल नहीं था। संविधान को बनाने के लिए बैकग्राउंड जो तैयार हो रहा था 1773 से ही चीजें थी और 1935 के अधिनियम तक आई थी। हालांकि ये जो चीजें थी ये सब अंग्रेजों द्वारा की जा रही थी और हमने वहीं से कुछ ना कुछ चीजें सीखा और उन्हीं को आगे चल के इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास किया। अब इंडिया में चलते हैं। इंडिया में जो भी यानी भारत में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में संविधान सभा का विचार कैसे आया। अब देखो, संविधान सभा का मतलब होता है कि एक संविधान बनाने के लिए एक सभा बनेगी। अब ऐसे थोड़ी है कि कोई भी एक व्यक्ति उठेगा और सारा लिख के रख देगा, नहीं। अब अगर कोई एक व्यक्ति लिखेगा तो वो सिर्फ अपने विचारों को दर्शाएगा। जब तक कई सारे विचारों का मेल होके चीजें नहीं आएंगी तब तक आगे जाके चीजें खराब हो सकती है ना। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक संविधान सभा बनी थी जिसका विचार कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हैं वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान सभा का विकास क्रम क्या रहा है। संविधान सभा की जो बात सबसे पहले आई थी 1934 में एम एन रॉय के दिमाग में आई थी। एम एन रॉय द्वारा सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के बाद का विचार प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? एम एन रॉय द्वारा। ठीक है, अभी तक क्या था, हमने ये देखा था बैकग्राउंड, कल हमने देखा था कि भैया संविधान का जो बैकग्राउंड कहाँ से कब से बन रहा है, कि संविधान से जो चीजें जो नियम कानून बन रहे हैं कब से। संविधान का मतलब ही क्या था? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें नियम कानून लिखे हों, और ये नियम कानून तो पहले से ही आ रहे हैं ना। चाहे वो किसी के लिए भी, चाहे ये हो सकता है एक परिवार के लिए हो कोई नियम। अगर आपके परिवार में पिताजी ने कोई कानून बना दिया कि भैया 9 बजे से पहले घर पे रात में आना है, तो क्या है, एक कानून नियम बन गया घर का। 8 बजे तक सबको खाना खा लेना है, नियम बन गया घर का। ठीक है, सुबह 5 बजे सबको उठना है, ये भी नियम बन गया सबका। ठीक, तो ये क्या है, एक नियम ही है। अगर इसको लिखित रूप में रख दिया जाए घर में तो क्या एक दस्तावेज हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस हुआ था भारत के संविधान बनाने के लिए। ठीक है, और अगर घर का नियम बन रहा है तो इसमें मम्मी का भी थोड़ा बहुत योगदान होगा, क्योंकि मम्मी को पता है ये जब 8 बजे खाना खाना है तो 7 साढ़े 7 तक बन जाना चाहिए। तो उसमें मम्मी का भी योगदान हो कि नहीं, हाँ ठीक है, 7 साढ़े 7 बजे तक हम खाना बना देंगे, 8 बजे तक खा लेना है, यही तो एक। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि एक सभा बनी, उसने ही सब कुछ किया, संविधान बनाने का काम। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और ये सारे सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम देखेंगे अब संविधान सभा का विकास क्रम क्या रहा है। सबसे पहले 1934 में मैंने बताया कि एम एन रॉय द्वारा सर्वप्रथम औपचारिक रूप से विचार रखा गया था कि संविधान सभा बननी चाहिए। ठीक, उसके बाद कांग्रेस ने इसको आधिकारिक मान्यता दी, कब? 1935 में। अब कांग्रेस के आधिकारिक मान्यता देने का मतलब ये था कि उस टाइम पे सबसे एक बड़ी संस्था के रूप में या फिर एक बड़ी पार्टी के रूप में जिसकी बातें जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो भी सुनती थी, वो कांग्रेस थी। ठीक है, तो कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। कब? 1935 में। विचार आए एम एन रॉय के, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। 1935 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को पहली बार क्या हुआ, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। क्या मतलब रहा? 1940 का जो टाइम पीरियड आप देखेंगे, ये है, चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा है, और अंग्रेजों को भारतीयों से हेल्प चाहिए, भारतीयों से सहायता चाहिए। उसके परिप्रेक्ष्य में ये लोग क्या करते हैं कि ठीक है, आप हम आपकी मांग को स्वीकार करते हैं, यानी संविधान सभा बना सकते हैं, लेकिन क्या हो जाए, थोड़ा हमारा युद्ध खत्म हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाए। आपको पता है कि टाइमलाइन 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड विश्व युद्ध होता है। ठीक है, तो उसमें ब्रिटेन को क्या चाहिए था, भारतीयों की हेल्प चाहिए थी। इसके परिप्रेक्ष्य में उसने पहली बार इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। कब? 1940 में। ठीक, उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया।
जिसमें स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान सभा की बात को स्वीकार किया गया था। हालांकि जब ये आया उस टाइम पे भारतीयों में चीजें नहीं बन पाई, तो उसके उससे क्या हुआ, इसने मना कर दिया कि ठीक है अभी भारतीय लोग इसके लिए तैयार नहीं है। ठीक। और इन्होंने एक चीज और भी ये भी कहा था कि ठीक है, हालांकि भारतीय तैयार थे प्रॉपर तरीके से, इनका कहना था। अब इन्होंने क्या कहा, इसी के परिप्रेक्ष्य में आगे गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू इसको आउटडेटेड चेक और जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है, ये सब संज्ञाएं दी जाती हैं। ठीक। उसके बाद भाई साहब 1946 में और चीजें दबाव बढ़ता गया, कई सारे सम्मेलन और हुए, वो सब हिस्ट्री का पार्ट है। बट हम यहाँ पे एक चीज जानते हैं कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया, इसके तहत अंततः संविधान सभा के निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई और इसका गठन हुआ। अब ये सब क्यों हुआ था, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1945 में, अमेरिका और चीन जैसे देशों का, या अमेरिका जैसे बड़े देशों का भी ब्रिटेन पे एक दबाव डाला गया कि भैया ठीक है अब तुम भारत को आजाद करो। अब जब तुम भारत को आजाद करोगे तो उसके लिए इन्होंने पहले ही क्या कहा कि ठीक है आप अपना संविधान निर्माण कर लीजिए, और इसके तहत कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, संविधान सभा की संरचना एवं सीटों का विभाजन कैसे हुआ। अब कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य तय किए गए थे। कितने? 389 सदस्य। जिसमें अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत का मतलब होता है जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था, वहां पे 296 सीटें। ठीक है, 296 सीटें, जिसमें से और बाकी अदर सीटें 93, 93 सीटें देसी सदस्य, ये सदस्य राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए थे, यानी देसी रियासतों से आए थे। अगर इस 296 सीटों की बात करूं तो 292 सदस्य 11 गवर्नरों के प्रांतों से चुने गए थे, यानी एक प्रकार का समझ लीजिए राज्यों से चुने गए, और 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांत से चुने गए, यानी एक प्रकार से यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए थे, जिसमें से दिल्ली था, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग और बलूचिस्तान। अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत है। समझ में आ गया? 4 सदस्य यहाँ से आए थे, 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुने गए थे। तो टोटल 296 यहाँ होंगे, और 93 सदस्य वहां वहां से लोग आए जहां पे राजाओं का शासन था, अर्थात राजाओं राजा जो थे वो ब्रिटिश के अधीन थे। वहां से उन लोगों ने भी अपने सदस्य को मनोनीत करके भेजा। ठीक हो गया। अब सीटों का जो आवंटन का आधार एवं पद्धति वो क्या थी कि भैया प्रत्येक, अब ऐसा थोड़ी है कि कोई छोटा राज्य हो बड़ा राज्य हो सबको भेज दो आ जाओ भाई, नहीं, उसके लिए जनसंख्या के एक अनुपात रखा गया कि प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट आवंटित की जाएगी। क्या हुआ कि प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट दी गई थी। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद प्रमुख समुदाय कौन थे? सीटों को विभाजन मुख्य रूप से तीन समुदायों की जनसंख्या के आधार पर हुआ था। सबसे पहले मुस्लिम, सिख और सामान्य में। मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक। यही इस सामान्य में बाकी जो अदर थे जो इसमें नहीं थे, बाकी इस सामान्य में शामिल थे। ठीक हो गया। चुनाव की पद्धति कैसी हुई कि प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा, प्रांत में जो व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। ठीक है, ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम क्या है, इसको हम जब आगे राष्ट्रपति का आएगा तो उसमें हम चीजों को अच्छे से देखेंगे। ठीक हो गया इतना। तो सीटों का आवंटन एवं आधार पद्धति भी हमने देख लिया, क्या क्या हुआ, इतनी सारी चीजें याद करते चलिएगा। क्लियर एसेट। अब चुनाव परिणाम और महत्वपूर्ण बैठकें क्या हुई भैया, ये सब जब लोग चुन के आ गए तो अब क्या हो गया, जुलाई अगस्त 1946 के में चुनाव परिणाम 296 सीटों पर, और 296 सीटों पर जब चुनाव हुए तो 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को मिली। 73 सीटें किसको मिली? मुस्लिम लीग को, और 15 छोटे और अन्य समूह थे। ठीक है, तो कुल मिला के 296 सीटों पर भैया 208 पर कांग्रेस जीत गई, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, और 15 सीटें पे अदर छोटी छोटी निर्दलीय समूह थे। ठीक है, मतलब छोटे अन्य क्षेत्रों से आए थे। उसके बाद क्या हुआ, अब जब ये सब जीत वीत के आ गए तो भैया बैठकें स्टार्ट होगी, बैठकों का दौर होगा। और ये लोग कौन है? ये संविधान सभा के लोग हैं, संविधान का निर्माण करने के लिए आए हैं लोग। क्या करने के लिए? संविधान का निर्माण करने के लिए आए हैं। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या होगा, सब इकट्ठे होंगे, बैठक बैठक होगी।
तो भैया पहली बैठक हो गई 1946 में, सॉरी 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर याद रखिएगा, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई 1946 में। इसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें से 9 क्या थी, महिलाएं थी। 211 सदस्य आए जिसमें से 9 महिलाएं थी। समझ में आ गया इतना। उसके बाद दूसरी बैठक, ऐसे बैठक चलती रही और अगली बैठक इसमें से हुई 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये बेसिकली तीसरी बैठक थी। इस बैठक में अस्थाई पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। अस्थाई अस्थाई पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्या, अभी एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो बैठक होगी अब इसकी अध्यक्षता करने के लिए कोई चाहिए, कोई तो, जैसे अब ग्रुप बन जाएगा उसमें से एक अपॉइंट करेंगे, भैया यार थोड़ी देर के लिए संचालन कर दो आप इसका। ठीक है, तो संचालन करने के लिए कौन आया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अध्यक्षता। और ये अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे, अस्थाई उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी पहली जो बैठक होती उसके उपाध्यक्ष थे, वो भी अस्थायी थे। अब बाद में जब अगली बैठक होगी तो क्या होगा, इसमें से स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा और वो 11 दिसंबर को हुआ। ठीक है, इसमें किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और दो अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। कौन कौन, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी इसके स्थायी उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो तीसरी बैठक हुई, लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट मानूं तो ये पांचवी बैठक थी। जैसे 9 को हुआ, 10 को हुआ, 11 को हुआ, 12 को और 13 को कौन कौन सी बैठक हुई, पांचवी बैठक हो गई। ठीक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट काम किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। कब, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। हालांकि ये पास कब हुआ था, ये पास हुआ था यानी सर्वसम्मति से स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। अब इतना टाइम क्यों लगा भैया, 13 दिसंबर को तो लेके आ गए थे, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया गया था उस सभा में। ठीक है, स्वीकार करने में देर इसलिए लगा क्योंकि पीटी नेहरू जी चाहते थे कि जितने भी दल हैं उनमें आम सम्मति बन जाए, आम सहमति बन जाए। इसलिए सबकी राय हो तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये करते करते इनको काफी टाइम लग गया था, यानी 22 जनवरी की डेट आ गई थी, लगभग लगभग 20-22 दिन, सॉरी 20 क्यों, लगभग एक माह से ज्यादा का टाइम लग गया था। उस टाइम पे मुस्लिम लीग के अलग नखरे चल रहे थे, अलग अलग और भी लोग थे जिनके अलग नखरे चल रहे थे, तो उन सबको मनाने मनाने में काफी टाइम लग गया। सब लोग जब एक सहमति से होके आए तब वो डेट थी 22 जनवरी 1947। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, 22 जनवरी 1947 को। इतना ठीक हो गया। तो हमने क्या क्या देखा, पहले में 9 में क्या हुआ था, 9 दिसंबर में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, कौन कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद फ्रैंक एंथनी उसके अस्थायी उपाध्यक्ष थे, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, भैया इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी इसके स्थायी उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, उसके बाद तीसरी बैठक में क्या हुआ था, पांचवी, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक में क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, इतना हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब अगर देखा है संविधान की स्वीकृति और परिवर्तन, ठीक है, क्या हुआ था, कुल समय अगर संविधान को बनाने में जितना समय लगा था, कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को बनाने में लगा था संविधान को। अब ऐसा नहीं कि अब सब कुछ हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो संविधान था, भारत को लगभग 60 देशों, भारत ने लगभग 60, ये जो संगठन या सभा बनी थी, इन्होंने क्या किया, 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उसमें से अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजें निकाली, फिर उसको ऐड करके एक बेहतर दस्तावेज बनाया था इन लोगों ने। ठीक है, इसीलिए इतना टाइम लग गया उसको देखने में, पढ़ने में, सुनने में, और अलग अलग कार्य अलग अलग समितियों को
सौंपा गया था कि भैया तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, ऐसे करके लोगों को सौंपा गया था। फिर उन्होंने इस हिसाब से डिजाइन किया जिसके कारण से इतना टाइम लग गया, और पैसा भी काफी खर्च हुआ था, पैसा भी काफी खर्चा होगा। ठीक हो गया। चलिए, अब अगर एक चीज मैं देखूं कि संविधान निर्माण होने में हमने पता चल गया कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा, और इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए। 11 अधिवेशन का मतलब होता है कि ये लोग 11 बार मिले, संविधान को लेकर के 11 बार ये लोग मिले, डिस्कशन हुआ, चीजें हुई। ठीक है। छब्बीस, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया और इसे अपना लिया गया। ठीक। इस दिन नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधानों से जुड़े 15 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया। जैसे 5, 6, 7, 8, 9 ये सब इंपॉर्टेंट है, ये तुरंत लागू कर दिया गया था। और बाकी पूर्णतः कब लागू किया गया पूरी तरीके से? 26 जनवरी 1950 को। शेष सभी प्रावधान को पूरा संविधान देश में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ? एक बैक डेट है हमारे पास, क्या है? 26 जनवरी 1929 का टाइम है, जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था और स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो एक प्रकार से एक सरकारी, एक राष्ट्रीय डेट थी 26 जनवरी। तो जब इस दिन 26 नवंबर को संविधान बन गया, तो थोड़ा सा ये कहा कि हम इसको जो इमरजेंसी के तौर पे जो चीजें उसको अभी लागू कर देते हैं, बाकी सारी चीजों को हम 26 जनवरी को लागू करेंगे। ये था विचार। ठीक है। जैसे होता है ना कि हम अपने घर का कोई उद्घाटन करवाता है, कोई भी ऐसी चीजें होती हैं, तो कहते हैं नहीं यार इस दिन पे रखेंगे, ये दिन हमारे लिए अच्छा होता है। तो लाइक दिस। ठीक। तो शेष सभी प्रावधानों को इस दिन, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे नागरिकता संबंधी चीजें थी, निर्वाचन संबंधी चीजें थी, तो ये सब पहले ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। इतना क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, संविधान सभा के प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक, इतना तो हमने संविधान बना लिया, क्या क्या चीजें हुई। अब इसके लिए बैठ के सब कंप्लीट कर लिया हमने, ये सब चीजें, ये भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रमुख स्रोत। अब देखो, संविधान सभा के प्रमुख स्रोत, अभी मैंने बताया कि संविधान को बनाने में लगभग 60+ देशों का संविधान को पढ़ा गया, उसमें छाटी गई चीजें, मेन मेन पॉइंट्स निकाले गए जो हमारे वहाँ के लिए सुटेबल थे। ठीक है, उन सब चीजों को लेकर के एक बेहतर डॉक्यूमेंट्स किया गया। उसके लिए कहीं बहुत सारी अलग अलग देशों से कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें लिखी हैं, वही चीजें हमें अब देखनी है। जैसे भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का अधिनियम था, अधिकांशतः संविधान जो है यहीं से चीजें ली गई थी। क्यों? क्योंकि भैया इससे हम क्या थे? हैबिचुअल थे, इससे हम जानते थे पहले से। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम हमारे 1935 में तो आया ही था, बहुत सारी चीजें थी, इससे हमने उठा ली, ज्यों का त्यों उठा के अपने संविधान में रख लिया। कैसे, क्या के लिए? वर्तमान संविधान का लगभग अधिकतम भाग इसी संविधान से, अधिकतम यहाँ में से लिख लीजिएगा, अधिकतम भाग इसी से लिया गया है। जैसे लोक सेवा आयोग, गवर्नर का पद, न्यायपालिका, प्रशासनिक विवरण, आपातकालीन प्रावधान आदि। क्योंकि आपको पता है लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, ये सब जो, इनका निर्माण 1935 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। आरबीआई वगैरह सब यहीं बने थे 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक हो गया। तो क्या क्या लिया? लोक सेवा आयोग, गवर्नर का पद, न्यायपालिका, प्रशासनिक विवरण और आपातकालीन प्रावधान किससे लिया गया? 1935 के अधिनियम से। ये सब चीजें आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन जब बनते हैं तो ज्यादातर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो इसको रट डालना है बिल्कुल। ठीक है। चलिए, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? सबसे देखो, ब्रिटेन ने हम पे शासन था तो संसदीय प्रणाली हमने यहाँ से ली। ठीक है। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली चलती है, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली। विधायी प्रक्रिया हमने ली, विधि की प्रक्रिया, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता, पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता, आप चाहे भारत में कहीं भी रहो, आपको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। यानी आप भारत के ही ना, आपको वहां की नागरिकता ना मिलके भारत की नागरिकता मिलेगी। आपके कार्ड में या कोई भी चीजें होंगी, उसमें आपका एड्रेस पड़ा होगा, वो अलग है, लेकिन आप निवासी कहाँ के होंगे? भारत में। आप अलग अलग एड्रेस हो सकते हैं, लेकिन भारत के निवासी आप होंगे। द्विसदन मतलब जैसे भारत में लोकसभा है और राज्यसभा है, वहां से ये सब चीजें, उच्च सदन निम्न सदन वहां पे है। ठीक है। विधि का विधि का शासन, विधि का शासन इसमें होगा, यानी विधि से बढ़ के कोई नहीं होगा, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है, जैसे कैबिनेट होती है, कैबिनेट का मतलब बहुत 6-7 लोग, 5-6 लोग होते हैं जो इंपॉर्टेंट मंत्री होते शामिल होते हैं, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई। ठीक है।
संसदीय विशेषाधिकार, आपने एक नाम सुना होगा कि कोई संसदीय विशेषाधिकार का मतलब होता है कि सदन चलने से 60 दिन पहले किसी को ना गिरफ्तार, पहले और बाद में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये ऐसे करके कुछ और भी चीजें हैं जो संसदीय विशेषाधिकार में आते हैं। हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। परमाधिकार लेख, ये सब चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। क्लियर हो गया? इसमें तो आपको देखो एक एकल नागरिकता ज्यादा है, संसदीय प्रणाली जो इंपॉर्टेंट है, विधि का शासन और मंत्रिमंडलीय प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, ये 4-5 तो आपको डेफिनेटली याद रखने। ठीक, उसके बाद अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार लिए गए। मौलिक अधिकार मतलब जो लोगों को जो अधिकार दिए गए वो लिया गया है। दूसरा, न्याय का पुनरावलोकन किया जाएगा। अगर कोई चीज न्यायपालिका ने कोई ऑर्डर सुना दिया है तो उसको फिर से पुनरावलोक यानी उसको दोबारा से सुना जा सकता है या उस पर विचार किया जाता है। वो भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है, ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद कोई बेसिकली नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद इसलिए बनाया गया कि अगर मान लो राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति का ऐसा पद हो कि इमरजेंसी में कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, हमेशा ही इमरजेंसी में हमेशा ही काम आएगा, या फिर वैसे भी, या फिर इमरजेंसी में हमेशा ये पद रहना ही चाहिए। इसलिए अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति को ले आया जाता है, अगर वो नहीं है तो। हालांकि बेसिक तौर पर उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो उच्च सदन यानी राज्यसभा होती है उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, हालांकि ये उच्च सदन का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन एक प्रकार से संविधान में इसको ये पावर दी गई है। ठीक हो गया? उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, वो भी कहाँ से लिया गया? यूएसए से। और उद्देशिका, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का विचार भी कहाँ है? उद्देशिका का प्रस्तावना का विचार भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर हटाने की बात होगी, ये भी कहाँ से आपका लिया गया है? यूएसए से। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बार के लिए, क्योंकि करंट में एक जस्टिस हैं उनके बारे में, उनके आधार पे ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये वाला इस बार करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया भैया। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है। क्या लिया है? डीपीएसपी लिया है। राष्ट्रपति को निर्वाचित कैसे करेंगे, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। देखो छोटा सा देश हमें बता रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन भी कैसे होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। उसके बाद कनाडा। कनाडा बेसिकली ना सेंटर को मजबूत करने की बात करेगा, केंद्र को मजबूत करने की बात करेगा। तो ये क्या है? शक्तिशाली केंद्र, और जितनी भी अतिरिक्त शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां होंगी सब केंद्र के पास चली जाएंगी। देखिए देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ चीजें राज्य में बढ़ गई, कुछ चीजें केंद्र में बढ़ गई, बाकी जो चीजें बची वो सब किसके पास? सब केंद्र के पास है। ठीक, तो ये चीजें अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ठीक हो गया? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी कहाँ से ली गई है? कनाडा। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अगर राज्यों में की जा रही है तो एक प्रकार से केंद्र को स्ट्रांग बनाया जा रहा है, तो ये भी कहाँ से? कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कहाँ से लिया? कनाडा से। यानी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? परामर्श दे सकता है। अगर वो परामर्श किसी चीज की मांग रहा हो तो उसका परामर्श दे सकता है। ठीक, और संघीय प्रणाली, ठीक है, ये भी कहां से लिया गया? कनाडा से। ये सब एक प्रकार से केंद्र को मजबूत करने का काम करते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ऐसे विषय विषय ऐसे सब्जेक्ट वाले विषय जहां पे केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, वो कौन से है? समवर्ती सूची है। यानी समान, सबके लिए समान सूची। व्यापार वाणिज्य समागम की अगर स्वतंत्रता की बात होगी तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्वाइंट सेशन होता है आर्टिकल 108 के तहत, ये भी कौन है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस से देखो गणतंत्रात्मक ढांचा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को लिया गया है। ये सब फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और सोवियत सोवियत संघ से क्या, यूएसएसआर से क्या लिया गया था? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सब हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और देखा जाए जर्मनी से आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है वो कहां से लिया गया? जर्मनी से। एक चीज और ध्यान देना, आपातकाल जो प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान है, वो सब आपके 1935 के अधिनियम से लिया गया है। लेकिन इस आपातकाल जब लग जाता है उसमें अगर आपके मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो बात करी गई है वो आपके जर्मनी से लिया गया है। इसी के साथ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो भी है, यानी विधि से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो कहाँ से लिया गया? जापान से। तो इतना आपको पता होना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एग्जाम में पूछे गए तो ये रखा गया है, आपको याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फटाफट आगे बढ़ते हैं।
अब देखो कुछ प्रमुख समितियां हैं, उनके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और उनके अध्यक्षों की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संघ समिति की बात, संघ समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, ये सब यानी वार्ता समिति एक प्रकार से थी। यानी संघ से संबंधित जो भी चीजें आएंगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और अगर जब कभी राज्यों की बात, प्रांतों की बात आएगी तो ज्यादातर जगह पे सरदार सरदार पटेल जी मिलेंगे, जैसे प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, मूल अधिकार समिति, ठीक, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति, ये सब कौन होंगे? सरदार पटेल जी होंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके बनेंगे? राष्ट्रीय ध्वज समिति, तदर्थ समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, आपके कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। इसको 2 3 4 बार रीड कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगी। ठीक, बहुत सफिशिएंट चीजें रखी गई हैं जहां से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कार्य संचालन समिति कौन है? के एम मुंशी। कार्य संचालन समिति कौन है? के एम मुंशी। जेबी कृपलानी जी, मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक। और एच सी मुखर्जी, अल्पसंख्यक की उप समिति, ठीक। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष जो थे बी आर अम्बेडकर जी थे, वो हम देखते हैं। उसमें कुल मिला के देखते हैं 7 सदस्य थे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? 7 सदस्य टोटल हुए हैं किसमें? प्रारूप समिति। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। अगर हम अदर 6 सदस्यों की बात करें तो भैया एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी जी, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक, और गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। इसके अलावा 2 और सदस्य थे, जैसे टी एन माधवराव, ठीक है, और टीटी कृष्णाचार्य। अब क्या हुआ था, माधवराव पहले नहीं थे, इसमें बीएल मित्र थे। बीएल मित्र, बीएल मित्र जब इनकी डेथ हो गई, ये अस्वस्थ होने के स्थान पर इनकी डेथ हो, मतलब ये अस्वस्थ हो गए थे, उनके स्थान पे कौन आ गए? एन माधवराव जी आ गए। और टीटी कृष्णाचार्य भी नहीं थे, इनकी जगह पहले क्या हुआ था, 1948 डीपी खेतान की जब मृत्यु हो गई तो भैया टीटी कृष्णाचार्य आ गए। आपको एक चीज दिख रहा होगा, इन नामों में एक कॉमन सा नाम दिख रहा होगा, कृष्ण स्वामी है। कृष्ण जी का नाम बहुत हर जगह दिखेगा। देखो यहाँ पे भी कृष्णा, कैसे याद करना है? कृष्णा जी, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल जी, माधव जी और कृष्णा जी। लगभग 4 नाम में कृष्णा कृष्णा है। एक मोहम्मद सादुल्ला सबको पता होना चाहिए, और के एम मुंशी जी। 2 एक्स्ट्रा नाम है, और याद हो गया ना? देखो कृष्ण सब में कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव और टीटी कृष्णाचार्य, यानी सब में कृष्ण जी के नाम, 2 को छोड़ के, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। किसकी मृत्यु के बाद कृष्णाचार्य आते हैं? डीपी केतान की मृत्यु के बाद आते हैं। और किसके स्थान पर? बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव जी आए थे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ तक हो गया। अब क्या हुआ, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रतीक अगर देखा जाए तो प्रतीक क्या है? सभा ने हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया था। संवैधानिक सलाहकार कौन होंगे? कौन होंगे? बी एन राव को नियुक्त किया गया संवैधानिक सलाहकार। सचिव कौन होंगे? एच वी अयंगर, संविधान सभा के सचिव थे। मुख्य ड्राफ्टमैन अगर देखो एल एन मुखर्जी थे। गांधी जी का एक कथन है 1939 में हरिजन पत्रिका में, द ओनली वे में इन्होंने लिखा, केवल संविधान सभा ही वास्तव में स्वदेशी संविधान बना सकती है, ऐसा उन्होंने हरिजन पत्रिका में लिखा था 1939 में। जीवी मालवंकर का दोहरा रोल। जब अब जीवी मालवंकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे, ये संविधान सभा में तो थे, लेकिन संविधान सभा जब भारतीयों के लिए कानून का निर्माण करती थी, यानी एक प्रकार से विधायिका का काम जब करने लगती थी, क्या कहने का मतलब है मेरा, कि भैया उस टाइम पे संसद तो थी नहीं, भारतीयों के लिए कोई कानून तो चाहिए ना, क्योंकि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी के बाद लागू हुआ था। तो बीच बीच में भारतीयों के लिए अगर कोई कानून नियम बन रही थी, बनाया जा रहा था, तो उस टाइम पे ये उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे। लेकिन जब वह सभी विधायिका यानी विधि बना वह यह सभी विधायिका यानी कानून बनाने के रूप में बैठती थी, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते थे एज ए स्पीकर के रूप में, जैसे वर्तमान स्पीकर में है उस प्रकार से। ठीक हो गया। तो इसीलिए पहले स्पीकर कौन है? जीवी मालवंकर जी, ठीक। अब क्या हो, इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया, और 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सर्वसम्मति से भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो इतनी सारी चीजें हमारे संविधान निर्माण से लेकर हैं। कल से हम संविधान में प्रवेश कर जाएंगे। संविधान के एक एक भाग आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझा दूंगा, और आपको मजा आएगा उसमें पढ़ के, ठीक है। इतना कर लीजिए, आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आई होप ये बहुत सफिशिएंट नोट्स हैं।
बहुत ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ोगे आप? पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लक्ष्मीकांत है या बड़ी-बड़ी बुक्स हैं, लेकिन आपको ये फैक्ट इतना आपको पता होना चाहिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब लास्ट चीज़ है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन दबा लें, साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है? यही मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और हाँ, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके।